नमस्कार दोस्तों, द माइंड पावर कोचिंग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास पर। तो इसके पहले जो हमने 2 वीडियो बनाई हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में आपको बताया कि इतिहास का सिलेबस क्या है और इतिहास का किस प्रकार से विभाजन हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हमने दूसरी वीडियो बनाई जिसमें हमने आपको बताया कि इतिहास के साक्ष्य क्या होते हैं, इतिहास के स्रोत क्या हैं और इतिहास के जो स्रोत हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया। इन सारी चीज़ों पर हमने अच्छे से बढ़िया से एक वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके पहले वो वीडियो देख लो, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो इतिहास है, इतिहास की शुरुआत आज से हो रही है ना। ये मत समझना कि इसके पहले 2 वीडियो हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने इतिहास के सिलेबस के बारे में बताया है। लेकिन यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये याद रखना, तो इतिहास किसे कहते हैं तो याद रखना, जैसे यहाँ पर लिखा है इतिहास, तो इतिहास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपके इति और दूसरा जो है आपके हास। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है आपके इतिहास। अब हम कहें जो इति लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, ये जो इति है इसका अर्थ क्या है, तो आप कहोगे सर इसका जो अर्थ होता है, कहोगे बीता हुआ। क्या कहोगे? बीता हुआ। आप ऐसा कह सकते हैं, बीता हुआ भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हो बीती हुई, या आप बीती हुई भी कह सकते हैं, कुछ भी कह दो, या आप बीती हुई भी कह सकते हैं। और इधर हास है, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है आपके घटना। क्या है? घटना। तो इस प्रकार से इतिहास की परिभाषा निकल के आती है। जैसे हमने कहा इति का मतलब है बीती हुई, और इधर क्या है? हास का अर्थ है घटना। तो कहने का मतलब है कि बीती हुई घटना का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो इसकी एक परिभाषा निकल के आ जाती है। आपसे कहें कि इतिहास की परिभाषा क्या है, आपसे अगर पूछा जाए कि इतिहास की परिभाषा क्या है, तो आप कहोगे कि बीती हुई घटना का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। हमने कहा ये इतिहास की परिभाषा निकल के आ गई। पहले हमने समझा इतिहास 2 भागों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है बीती हुई, और हास का जो अर्थ है उसे आप कहते हैं घटना। तो इसी प्रकार से एक हमारी परिभाषा निकल के आती है इतिहास की, कि बीती हुई घटना का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। क्लियर थी सारी चीज़ें? परिभाषा हमें पता चल गई। लेकिन अब यहीं पर एक चर्चा करें, हम यहीं पर बात कहें आपसे कि बीती हुई घटना का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। तो बीती हुई घटना तो बहुत सी घटनाएं हैं, आपकी भी घटना है, हमारी भी घटना है, और हमारे आसपास जितने रहने वाले लोग हैं सबकी कोई ना कोई घटना है। तो क्या हम सारी घटनाओं का इतिहास कहेंगे? तो नहीं मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, सबकी घटनाएं हैं, लेकिन हम सबको इतिहास नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे पास जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनके हमारे पास साक्ष्य नहीं हैं। और इतिहास को जानने के लिए 3 प्रकार के साक्ष्य होते हैं, जो हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया कि इतिहास हम सिर्फ उसको ही कहेंगे जिसके हमारे पास साक्ष्य हों। और साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। आपकी कोई भी घटना इन तीनों साक्ष्यों में से किसी भी एक साक्ष्य में मिल जाती है तो आप उसे इतिहास कहेंगे। और आपकी कोई भी घटना इन तीनों साक्ष्यों में से किसी साक्ष्य में अगर नहीं मिलती है तो उसे हम इतिहास नहीं कहेंगे मेरे दोस्त, उसे एक कहानी कहेंगे। समझ गए? इतिहास हम किसे कहेंगे? जिसके हमारे पास क्या हो? सोर्स हो, जिसके हमारे पास साक्ष्य हो। और इतिहास को जानने के लिए 3 प्रकार के साक्ष्य होते हैं। तो आप भली भांति समझ गए होंगे इस बात को कि बीती हुई घटना का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना इतिहास तो कहलाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसी घटना को हम इतिहास कहेंगे जिसके पास हमारे पास क्या हो? जिसके हमारे पास
साक्ष्य या स्रोत हों। ठीक है, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर हम बढ़ें तो यहीं पर हम समझने का प्रयास करें कि जो इतिहास लिखा है और इतिहास के जनक है ना, इतिहास के जनक जिसने इतिहास को जन्म दिया, जो जन्म देता है उसे पिता भी कहते हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि इतिहास के पापा, इतिहास के जनक कौन हैं, तो कहोगे भैया इसके जो जनक हैं उनका नाम है हेरोडोटस। क्या कहोगे? हेरोडोटस। और जब हेरोडोटस इसके जनक हैं तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि हेरोडोटस का जन्म कब हुआ था, तो बड़ा सरल और सस्ता जवाब रहेगा आपके कि 484 BC में हेरोडोटस का जन्म हुआ। इसके बाद पूछे कि कोई व्यक्ति जब भी जन्म लेता है तो प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा। और इसी के साथ आप लोग समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु हुई आपके 425 BC में। कब हुई? 425 BC में। और ये दोनों घटनाएं आपके कहाँ पर हुई? तो कहोगे सर ये दोनों घटनाएं यूनान में हुई। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ेंगे तो हम चीज़ों को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने आपको बताया था इतिहास के बारे में कि इतिहास का जो विभाजन हुआ, इतिहास का विभाजन हमने 3 प्रकार से किया। एक हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बताया, दूसरा हमने आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताया, और तीसरा जो है हमने आपको ऐतिहासिक काल के बारे में बताया। प्राग ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा गया। और पाषाण काल में हम पढ़ने वाले हैं कि पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, जिसमें आपके पहला चरण जो है वो है पुरा पाषाण काल, और दूसरा चरण है उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, और जो तीसरा चरण है वो आपके नव पाषाण काल कहलाता है। चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? तो हम एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि पुरा पाषाण काल में क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार से लोग रहते थे। आइए समझते हैं सारी चीज़ों को हम। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग बनाएंगे पुरा पाषाण काल। और जो पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो ये पुरा पाषाण काल का जो समय रहा वो आपके 30,000 BC से लेकर कहोगे सर 10,000 BC तक ये समय किसका रहा? कहोगे ये समय रहा पुरा पाषाण काल का। तो याद रखना कि पुरा पाषाण काल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मनुष्य ने बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया है। ये वही समय है जिस समय लोग आदि मानव की तरह जीवन जीते थे। तो यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखना कि इस समय की अगर बात की जाए पुरा पाषाण काल में जो मनुष्य था वो क्या करता था? वो शिकार करता था। क्या करता था? शिकार करता था। जो मनुष्य था वो क्या करता? तो याद रखना यहाँ पर जो मनुष्य था वो पत्थर का प्रयोग करता था। मनुष्य की अगर बात की जाए तो मनुष्य कहाँ रहता था? तो कहोगे ये आपकी गुफा में रहता था। आगे पॉइंट बनेगा कि मनुष्य की अगर बात की जाए तो इस समय का जो मनुष्य था वो किस प्रकार का था? तो कहोगे यहाँ का जो मनुष्य था वो खाना बदोश था। कैसा था? खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब है कि इस समय का जो मानव था वो आदि मानव था। उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं था, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमें क्या करना है? बस अपने खाने की जुगाड़ करना है। और कैसे भी करके खाना की जुगाड़ हो जाए, आराम से बैठ के इसी जंगल में झिंगा लाला करके भाला इधर से उधर फेंकते रहेंगे और ऐसे ही अपना जीवन जीते रहेंगे। समझ गए बात को? इसके बाद मनुष्य यहाँ पर आपके खाद्य संग्राहक था। क्या कहोगे? खाद्य संग्राहक का मतलब होता है कि मनुष्य इस समय कोई काम नहीं करता था, सिर्फ इसी के जुगाड़ में रहता था कि कहाँ खाना मिले और खाना को इकट्ठा करने का प्रयास करता था। तो समझे इस बात को? तो हमने यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं पुरा पाषाण काल में कि इस समय का जो मानव था वो शिकारी था, वो शिकार करता था। इसके बाद हमने कहा ये किसका प्रयोग करते थे, किस धातु का प्रयोग करते थे? तो ये जिस धातु का प्रयोग करते थे वो पत्थर है। इसके बाद कहाँ पर रहते थे? तो ये गुफाओं में रहते थे। और ये क्या करते थे? खाना बदोश थे, और इसी के साथ साथ ये खाद्य संग्राहक भी थे। तो इतनी चीज़ क्लियर है।
तो अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेन बात है शिकार की। ये लोग शिकार करते थे, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त एक बात कि जब ये शिकार करते थे और शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे तो एक कभी कभार ऐसा भी समय आता था कि पिया गए शिकार करने के लिए और पिया खुद ही शिकार हो गए, है ना। तो इस प्रकार की यहाँ तमाम घटनाएं घटती थीं। और जब मनुष्य है, मनुष्य के अंदर बुद्धि है और बुद्धि का प्रयोग तो हमेशा करता रहा मनुष्य। आप समझ सकते हैं इस बात को कि किस प्रकार से जो मनुष्य था एक समय आपके आदि मानव हुआ करता था, और वर्तमान में देख लीजिए कि जो मनुष्य है वो आपके कहाँ पहुँच गया है। तो दिमाग का इस्तेमाल करते 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 मनुष्य बहुत आगे बढ़ा। तो जब हमने कहा कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो था वो शिकार करता था और शिकार करने के लिए जंगल में जाता था और वहाँ कभी कभार वो खुद शिकार हो जाता था, तो फिर मनुष्य के मन में एक विचार आया, एक बात आई, और वह सोचने लगा कि हम शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, जंगल में जाते हैं, जंगल में एक से खतरनाक जानवर होते हैं और वो खतरनाक जानवर कभी कभी हमें शिकार कर लेते हैं, और बगैर शिकार करे हमारा जीवन चल नहीं सकता, है ना। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही बैठे थे, एक दिन आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी एक भाई साहब के दिमाग में एक बात आ गई। बोले चाचा एक हम बात बता दें का? बोले यार बताओ, अगर कोनो अच्छो दिमाग तुम्हारा चल रहा हुआ है तो। बोले ऐसो काहे नहीं करत यार कि जैसे हम शिकार करवे को जंगल में जा रहे, है ना, और जिन जानवरों को हम शिकार कर रहे अगर उन्हीं जानवरों को हम पालने लगे तो कैसी रहे यार। बोले भाई साहब जो बात बहुत अच्छी कही तुमने। जैसे हम आज गए शिकार करने के लिए, एक जानवर पकड़ ले आए, आज हमने बढ़िया खाया पिया मस्त रहे, कल फिर भूख लगी आई हमें, अब हम कल फिर जंगल में जा रहे फिर एक जानवर को पकड़ ले आए। तो ऐसा करो कि हम लोग सभी लोग मिलकर चलते हैं और मिलकर चलेंगे, बढ़िया से 10-12 जानवर पकड़ें और इसके बाद उन्हें लेके आएँ तुरंत। एक की ज़रूरत एक काट पकड़ लो, इसके बाद कल फिर भूख लगी कल फिर काट पकड़ लो। तो इस प्रकार से हम जो जानवरों का रोज़ शिकार करते हैं उन्हें जाके इकट्ठा पकड़ ले आएँ और उन्हें बढ़िया से पालना शुरू करना। देखो बात कहाँ आई, पालने की बात आई। और जैसे ही पालने की बात आई तो इतिहासकारों ने कहा अब लगता है इनके अंदर बुद्धि आ गई और इन्होंने शिकार के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत कर दी, और इसलिए इतिहासकारों ने इस समय का नाम मध्य पाषाण काल कर दिया। समझे बात को। तो जैसे हमने कहा ये पुरा पाषाण काल की ये विशेषताएं हैं। और आगे जैसे मनुष्य में बुद्धि आती है, बुद्धि का विकास होता है, और जैसे ही बुद्धि का विकास होता है तो ये नई नई चीज़ें करने लगते हैं। तो इसके बाद जो समय आया वो समय था आपके मध्य पाषाण काल। कौन सा समय है कहोगे भाई साहब, ये जो समय है वो है मध्य पाषाण काल का। और मध्य पाषाण काल आपके कब से कब तक रहा तो कहोगी ये रहा 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो समय रहा वो मध्य पाषाण काल का रहा। तो यहाँ पर देखना मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य है वो क्या करता था तो कहोगे यहाँ पर इसने तीर कमान का आविष्कार कर दिया। किसका आविष्कार कर दिया? तीर कमान का आविष्कार किया इसने। और तीर कमान का आविष्कार इसलिए किया क्योंकि पूरा पाषाण काल था, उस समय मनुष्य शिकार करता था तो उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे और जिसके चक्कर में बेचारे खुद ही शिकार हो जाते थे। तो इन्होंने कहा कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ जिससे शिकार करना आसान हो जाए। तो उन्होंने बुद्धि चलाई और एक आविष्कार किया इन्होंने, किसका? तीर कमान का। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि तीर कमान का आविष्कार कब हुआ तो क्या कहोगे? मध्य पाषाण काल में। इसके बाद आगे याद रखना यहीं से इन्होंने पशुपालन की शुरुआत कर दी। किसकी शुरुआत कर दी? पशुपालन की शुरुआत कर दी। और मनुष्य के द्वारा पहला पालतू पशु कौन था? आप लोग बताएंगे इसको कि पहला पालतू पशु, तो पहला पालतू पशु कौन है? तो सबको याद आ रहा होगा कि सर मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु था कुत्ता। ठीक है, कुत्ता की बात हो गई। हम कहें दूसरा पालतू पशु कौन था तो कहोगे सर दूसरा पालतू पशु था घोड़ा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
कि मनुष्य के द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता था, तो दूसरा पालतू पशु क्या है? तो कहोगे सर घोड़ा है। मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत कब की? कहोगे मध्य पाषाण काल में। और जैसे ही मध्य पाषाण काल में इन्होंने पशुपालन की शुरुआत कर दी, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पशुपालन के साक्ष्य भाई साहब कहाँ से प्राप्त हुए? तो 3 जगह याद रखना कि जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए। तो 3 जगह, एक जगह है आपके आदमगढ़, क्या कहोगे? आदमगढ़। तो आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरी जगह का भी नाम याद रखना, और दूसरी जगह जो है वो कौन सी है? कहोगे सर वो है बागौर। तीसरी जगह की बात करें तो तीसरी जगह है आपके सराय बहादुरगढ़। तो तीसरी जगह जो है वो है सराय बहादुरगढ़, और यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। बोले सर आपने ये सारी चीज़ें तो बता दी बहुत अच्छे से, लेकिन एक समस्या आ गई। बोले कहा? बोले समस्या ये आ गई कि पशुपालन के साक्ष्य हमें आदमगढ़ से मिले, और पूछ ले कि आदमगढ़ कहाँ है, तो टेंशन का ले रहे हम, है ना। तो आदमगढ़ याद रखो ये है मध्य प्रदेश में। बागौर की बात करें तो ये सर राजस्थान में पड़ता है, और इसके बाद सराय बहादुरगढ़ की अगर बात करें तो ये अपना उत्तर प्रदेश में। इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद और चीज़ों को अगर समझने का हम प्रयास करें तो यहाँ पर इन लोगों ने अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। अब कहोगे सर ये अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या होता है? तो अंत्योष्टि कार्यक्रम की अगर बात करें, अगर आप लोगों को नहीं है पता तो हम बताएंगे ना कि अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या होता है। तो अंत्योष्टि कार्यक्रम आपकी जो होता है वो होता है अंतिम संस्कार, और अंतिम संस्कार को आप अच्छे से जानते होंगे। तो अंतिम संस्कार को ही अंत्योष्टि कार्यक्रम कहा जाता है। इतनी चीज़ क्लियर है। चलो, अगर इतनी चीज़ आप लोगों को पता है तो हम अब आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे, और एक कहानी के माध्यम से चीज़ों को हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी तुरंत हमने इसके पहले बताया था कि पूरा पाषाण काल था, और पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकार करता था। तो क्या मध्य पाषाण काल में मनुष्य शिकार नहीं करेगा? बोले कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, शिकार तो आज भी मनुष्य करता है। तो शिकार करना बंद नहीं हुआ। एक समय था पूरा पाषाण काल में जब भी मनुष्य शिकार करता था, और एक आज का समय है, और आज ही मनुष्य क्या करता है? शिकार करता है। तो मनुष्य शिकारी तब भी था, और मनुष्य शिकारी आज भी है। जब आज शिकारी है तो मध्य पाषाण काल में भी शिकारी था। अब समस्या यहाँ पर है कि मध्य पाषाण काल में शुरुआत किसकी हो गई? कहोगे सर पशुपालन की शुरुआत हो गई। और पशुपालन की शुरुआत हुई तो ये पशुपालन जब करते थे, तो ये पशुपालन करेंगे तो पशुओं के लिए चारा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? और ये बेचारे क्या करते थे? पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। समझ रहे बात को? इधर गए, कभी दूसरी जगह पहुंच गए, तीसरी जगह पहुंच गए, और हमेशा याद रखना ये ऐसी जगह जाते थे जहां पानी की व्यवस्था हो। तो ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, चाहे वो मध्य पाषाण काल के हों, चाहे वो पूरा पाषाण काल के लोग हों, इन लोगों की जो बस्तियां हैं वो हमेशा किसी नदी के किनारे ही बसी हुई मिली। क्योंकि आपको पता है कि उस समय का जो समय था, उस समय कहीं पर आपके ट्यूबवेल, कहीं हैंडपम्प, और आज जो समर घर घर में दिखाई दे रही हैं, ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं थी पहले। तो अब इन्होंने जो पशुपालन की शुरुआत कर दी, और जब पशुपालन की इन्होंने शुरुआत कर दी तो एक जगह से जब दूसरी जगह ये जाने लगे तो इन्हें परेशानी होने लगी। यहाँ से पूरा सामान उठाओ, दूसरी जगह गए, वहाँ चारा जानवरों ने खा लिया, फिर तीसरी जगह गए, तो ये भाई साहब फिर से परेशान। और जब फिर से परेशान, जब भी मनुष्य परेशान होता है तो इसका दिमाग काम करना चालू कर देता है। एक बार की बात हम आपको बताते हैं। 4 आदमी थे, एक जगह बैठे थे। ये सारी घटनाएं हमारे आंखों के सामने चल रही थी। अब भी चारों आदमी बैठे बातें कर रहे, यार चाचा जब बताओ यार, अपनो जीवन का ऐसे ही कटत रहे। 2-4 महीना इन्हें रुके, फिर नन से डेरी डंगर उठाए, दूसरी जगह पहुंच गए। इस प्रकार से बोले हमें बड़ी समस्या आ रही। तो बोले यार ऐसो कुछ बताओ जुगाड़, जहाँ से हमें एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। बोले चाचा एक दिमाग में बात आ रही हमें। बोले क्या बात आ रही? बोले अभी नहीं बताएं। बोले हम बताए हैं 2-4 दिन बाद। बोले ठीक है भाई साहब, जब तुम्हारे दिमाग में कोनो बात आ जाए तब बताती हो।
तो उनने इस प्रकार की आपस में बातें चलती नहीं, वो तो झूठी कह देती, वाने ऐसी कोनो जुगाड़ नहीं होती वाके बगल में। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो पशुपालन करने वाले लोग थे एक नदी किनारे पहुँचे जानवर लेके, और वहीं इन्होंने अपने अपने जानवर छोड़ दिए। वहीं जानवर जो थे उन्होंने चारा खाया बढ़िया से और मैदान साफ कर दिया। अब जानवर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। तो अब ये लोग आपस में बैठे थे, तो इन्होंने देखा कि जिस जगह पे जानवरों ने चारा खा लिया था उन नदी में अचानक से पानी तेज आ गया। और जब नदी में अचानक से पानी तेज आ गया तो पानी उस जगह पे पहुंच गया जहां पशुओं ने चारा खा लिया था, लेकिन इन्हें उससे कोई मतलब नहीं थी। ये प्रक्रिया तो हम ही देख रहे थे। अब चारा जहाँ साफ हो चुका था वहाँ फिर से पानी आ गया। अब इनका काम तो वही था कि अपने जानवर को लो और चराने चले जाओ। तो दूसरे दिन ये पहुँचे, तीसरे दिन पहुँचे, तो इन्होंने देखा कि वहाँ जो पानी भरा था वहाँ से चारा फिर निकल आओ। तो इनने जब वो जगह देखी पूरी, बोले यार भाई साहब चाचा इतने आओ। बोले काय का होगा? बोले जो जादू होगा ना। बोले जो कैसो जादू? बोले जादू ऐसो है कि कल यहाँ अपने जानवर ने चारों खा लो तो साफ हो गई थी जगह, आज यहाँ चारों कैसे आओ? तो अब भाई साहब दिमाग लगाने लगे यार जो जादू कैसे होगा। लेकिन उन्हें जब चीज़ पता नहीं आती कि भाई साहब नदी में पानी आओ, वो पानी आपकी इस जगह पे आ गो जिससे फिर से हरियाली आ गई। तो ये भाई साहब बड़े शांत बैठे थे। बोले हमें पता है, हम बताएं का? बोले बताओ। बोले तुम लोग नहीं समझ पा रहे जब बात को, हम समझा रहे। कल यहाँ जगह खाली थी, सूखी थी, नदी का पानी आया और पानी आने के वजह से ये जगह हरिया गई। तो एक बोली यार चाचा जो बहुत अच्छी बात है, अब हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने पड़े। जैसे ही हमारे जानवर यहाँ का चारा समाप्त करेंगे हम तुरंत पानी डाल दें, और जैसे ही हम पानी डालेंगे 2-3 दिन के बाद फिर से चारा उग आएगा, और इधर का जब चारा उगेगा तो जानवर इधर खाएंगे तो उधर साफ करेंगे तो उधर हम पानी डाल लेंगे। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि मनुष्य का दिमाग किस प्रकार से काम कर रहा है। और ऐसे ही जैसे काम मनुष्य का दिमाग ने करना चालू किया तो ऐसे ही शुरुआत हो गई किसकी? कृषि की। और जैसे ही मनुष्य कृषि करने लगा और तभी इतिहासकारों ने फिर से एक लाइन खींच दी और बोले अब मध्य पाषाण काल का समाप्त हो गया समय, अब शुरू हो गया क्या? नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल में किस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट रुको बस। अब जो समय आता है, और ये समय जो है आपके नव पाषाण काल का समय आ गया। किसका समय आ गया? नव पाषाण काल। और जो नव पाषाण काल का जो काल रहा वो रहा आपके 4000 BC से लेकर 2500 BC का जो समय रहा वो किसका रहा? कहोगे नव पाषाण काल का। और जैसे ही नव पाषाण काल की शुरुआत हुई तो यहाँ मनुष्य ने कृषि करना चालू कर दिया। क्या कहोगे? कृषि। और एक कृषि के जो साक्ष्य हमें मिले वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो याद रखना 3 जगह से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें आपके जौ के साक्ष्य हमें ईरान से मिले। कहाँ से मिले? ईरान से। इसके बाद दूसरी बात करें हम तो हमें गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कहोगे सर गेहूं के जो साक्ष्य मिले वो आपके मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से मिले? मेहरगढ़। और जो तीसरी बात हम करें कि हमें चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कहोगे सर चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले। और ये कोल्डी हवा आपके कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और मेहरगढ़ आपके कहाँ पर? ये पाकिस्तान और सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच में जो जगह है वो मेहरगढ़। और बाकी ईरान तो आपको पता ही है कि कहाँ पर है। तो नवपाषाण काल में किसकी शुरुआत हो गई? कृषि की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई? कृषि की। और जब कृषि की शुरुआत हुई उत्पादन होने लगा, और जब उत्पादन होने लगा तो खेतों से घर तक जो भी गेहूं हो, चना हो, मटर हो जो लेकर आते थे तो उन्हें बड़ी समस्या होती थी। कब तक वो घर से खेत से घर तक, घर से खेत तक बार बार जाते थे, उन्हें बड़ा कष्ट था। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी जुगाड़ बन जाए, कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे हमें बार बार खेत से घर और घर से खेत न जाना पड़े। तो मनुष्य तो आपको पता ही है
बुद्धि का तेज होता है। और जैसे ही बुद्धि का तेज है, उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम किसी पहिए की खोज करें, पहिए का आविष्कार करें, जिससे हम गाड़ी बना लें और वो गाड़ी पे सारा मटेरियल रख के एक बार के घर पे ले आए। और इस प्रकार की जैसे दिमाग में बात आई तो मनुष्य ने यहीं पर पहिए का आविष्कार कर दिया। किसका आविष्कार किया कहोगे सर? यहीं पर मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर दिया। किसका आविष्कार किया? पहिए का आविष्कार। और जब कृषि करने लगे, पहिए का आविष्कार हो गया, तो मनुष्य ने यहीं से स्थायी निवास बना लिया। अब एक जगह रहेगा मनुष्य। और इसी के साथ मनुष्य ने फिर आपके पूजा करना भी चालू कर दिया। क्या करना चालू कर दिया? पूजा करना भी चालू कर दिया। तो इस प्रकार से नवपाषाण काल की जानकारी हमने आपको दे दी। तो हमने कहा कि नवपाषाण काल 4000 BC से लेकर 2500 BC तक रहा। और इसमें मनुष्य ने सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली थी, क्या? कृषि। और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कहोगे जौ के साक्ष्य मिले ईरान से। और इसके बाद गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कहोगे सर ये मेहरगढ़ से मिले। और इसी के साथ अगर चावल की अगर हम बात करें तो जो चावल के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले? तो कहोगे सर कोल्डी हवा से। और इसी के साथ साथ नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया, मनुष्य स्थायी निवास रहने लगा। और इसके साथ इसने पूजा करना भी चालू कर दिया। तो हमने इस प्रकार से चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया एक कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार से मनुष्य पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आया और मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत कर दी। और पशुपालन के बाद जैसे ही उसने कृषि की शुरुआत कर दी, तभी इतिहासकारों ने कहा कि अब समय बदल चुका है। मध्य पाषाण काल से कहाँ आ चुके? नवपाषाण काल में आ चुके। अब नवपाषाण काल में ये लोग आपस में रहने लगे। और जब आपस में रहने लगे, ये उत्पादन करते थे। और उत्पादन करते थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक नदी है, और जो नदी तिब्बत से निकलकर हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इंटर होकर बाहर निकल जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है। और इस नदी का नाम है आपके सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो ये जो सभी लोग नवपाषाण काल के लोग थे, इस सिंधु नदी के किनारे अपना जीवन गुजारा करते थे। तो एक दिन की बात हम आपको बताते हैं। इस सारी घटनाओं को हम अपनी आंखों से देख रहे थे वहाँ पर। और जब ये लोग नवपाषाण काल के अपने जानवरों को ले जा रहे थे, कहाँ पर? सिंधु नदी किनारे ले जाते थे। बढ़िया से पानी चल रहा है इधर, और इस सिंधु नदी किनारे ले गए और यहीं पर जानवर इनके रहते थे। यहाँ आसपास जो घास होती थी जानवर चरते थे। ये भाई साहब अपने यहाँ बैठ के बातें करते थे। ये भाई साहब है ना। अब ये सिंधु नदी के आसपास बसे थे ये सभी लोग। अब कुछ लोग इधर भी रहते थे आपके सिंधु नदी के उस पार। यहाँ पर ये अपनी व्यवस्थाएं, ये भी अपने यहाँ जानवर लेके आया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये इधर से सीधे चले आ रहे थे। ये भाई साहब इधर से गए, यहाँ पर पहुँचे। और ये भाई साहब इधर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि नदी के उस पार हमें कोई दिखाई दे रहा है। तो इनने वैसे ही वहीं से हाथ दाओ, भाई साहब चाचा सुन रहे का? तो जिनने कही यार कोई आवाज़ दे रहा है। लेकिन इनने उनकी बात को नहीं समझा। काम तो एक ही था। बोले आज नहीं तो कल सुनो, सुनना जरूर पड़े मेरी बात को। ऐसे ही आप लोगों से कहते हैं कि हम कहते हैं कि पढ़ो मेहनत से। अगर आज से शुरुआत करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं शुरुआत तो करने ही पड़े अच्छे से। तो ऐसे ही जे भी आशा में थे कि आज नहीं सुनी भाई साहब ने हमारी बात, कल सुने। तो ऐसे ही टाइम चलता रहा और एक समय आया, नदी का पानी कम हुआ तो ये भाई साहब और आगे आए और बोले चाचा क्या कर रहे? बोले कुछ नहीं। बोले तुम क्या कर रहे? बोले अपनों तो एक ही काम है कि जानवर लेके आए और यहाँ पे चरा रहे। बोले अच्छा और बताओ क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं बस खेती कर रहे। बोले कृषि भी कर रहे? बोले तुम? बोले हम भी कृषि करते हैं। बोले चाचा तुम कृषि में क्या करत? बोले हम यार चावल उगाते। अच्छा बोले तुम चावल लगाते? बोले तुम क्या करत? बोले हम गेहूँ करत। बोले गेहूँ का होत? बोले गेहूँ की रोटी बनत। बोले चावल की बिरयानी बनत, और बिरयानी बहुत टॉप लगत चाचा। बोले ऐसा करो यार तुम हमें बिरयानी दे दो, हम तुम्हें आपके रोटी दे दें। तो बोले ऐसा थोड़ी हो, तुम हमसे ले जाओ चावल, तुम हमें दे दो गेहूँ। तो ये एक दूसरे से आदान प्रदान करने लगे। और जब ये आदान प्रदान करने लगे तो उन्होंने कहा काम कैसे चले? बोले टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक दिन हम यहाँ पर आ जाएंगे
और तुम आ जाना इधर से, हम लोग क्या कर लेंगे, चीज़ों को बदल लेंगे एक दूसरे से। बोले जो बात ठीक है यार चाचा। तो अब एक दिन जे भाई साहब यहाँ पहुँच गए नदी किनारे, और ये नदी के किनारे पहुँचे, इन भाई साहब को इंतज़ार करते रहे कि भाई साहब आ रहे हैं आ रहे हैं। ये भाई साहब 2-3 दिन हो गए आई नहीं है। गुस्सा में भाई साहब लौट गए, और जिस दिन जो लौटे अपने घर है, दूसरे दिन जी भाई साहब आ गए। कहे फ़ोन तो हते नहीं पहले कि चाचा आ जाओ पुलिस, आप इंतज़ार कर रहे तुम, आप है ना, समझ रहे बात को। तो जी भाई साहब जैसे ही लौटे, इधर से जी भाई साहब आ गए। 2 दिन जे बैठे रहे कि चाचा अब आ रहे हैं, चाचा अब आ रहे हैं, चाचा घर है अपने आराम से सो रहे। बड़े परेशान। अब ये परेशान है, और इस समस्या का समाधान कैसे हो। तो एक दिन ये चाचा आए और ये बैठे रहे, बोले जब तक ये भाई साहब नहीं आ जाए, जब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। कहे हमारे अंदर है चाउमीन खाना। बोले हमें क्या खाना है, चाउमीन। चाउमीन कहाँ से मिल रही थी यार, बिरयानी खाना है यार, तुम लोग यार क्या सोच रहे, चाउमीन नहीं बिरयानी। तो ये लोग बिरयानी खाने के चक्कर में चाचा बैठे रहे। बोले जब तक आ नहीं जाए, जब तक हम जा नहीं सकते। तो जी चाचा जैसे ही आए यहाँ पर, बोले क्या है भाई साहब 3 दिन से इंतज़ार कर रहे। बोले चाचा 4 दिन से तो हम इंतज़ार कर रहे थे। बोले यार अब जो तो समस्या है कि हम अगर आओ कर तो तुम नहीं आ पा रहे, और तुम आ रहे तो हम नहीं आ पा रहे, पता कैसा चल। तो लेकिन हम जुगाड़ बताएंगा। जुगाड़ तो पता ही है चलती है भारत में, तो जुगाड़ हम बताएं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक व्यक्ति को बैठा देंगे, और जो भी हम सामान लेके आएंगे इनको दे दें, और ये भाई साहब तुम्हें दे दें। जी भाई साहब आराम से यहीं रुके। तो जी बोले यार चाचा यार कैसी बातें कर रहे, अगर हम यहाँ रुक हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो बोले परेशान काहे हो रहे, अगर हम 5 किलो लेके आए ना, तो इनको भाई साहब को तुम 4 किलो दियो, 1 किलो अपने पास रख लियो, और जब ये 5 किलो लेके आए तो तुम हमें 4 किलो दियो, 1 किलो तुम रख लियो। तो इस प्रकार से तुम्हारे पास कितनी केजी, 2 केजी माल फोकट को हो जाए तुम्हारे पास। बोले जो ठीक है। अब इसके बाद ये भाई साहब यहीं बैठ गए। अब एक भाई साहब इधर से आ रहा है, एक भाई साहब इधर से आ रहा है, एक भाई साहब इधर से आ रहा है, और ये अपने आराम से बैठे सबसे 1-1 केजी ले रहे। बिना उत्पादन का इनके पास मटेरियल ज़्यादा होने लगा, और ज़्यादा होने लगा तो एक बात समझ रहे, शुरुआत हो रही किसकी, व्यापार की। मनुष्य के मन में व्यापार की प्रक्रिया ने जन्म ले लिया, और जब इन भाई साहब के पास मटेरियल ज़्यादा होने लगा तो और भी भाई साहब जो गांव में रहते थे उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। बोले अब हम भी यहाँ पर बैठेंगे। तो याद रखना, यहाँ पर लोग बैठने लगे, इस प्रकार से यहाँ पर लोग बैठने लगे, इधर लोग बैठने लगे, है ना। और जब यहाँ बैठने लगे, इनके पास मटेरियल ज़्यादा हो गया, तो इन्होंने इसी नदी के किनारे अपने झोपड़ियाँ बना लीं, अपने घर बना लिए, और धीरे धीरे कर कर एक बाज़ार बन गया। ये क्या बन गया, तो बाज़ार बन गया। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को कि किस प्रकार से बाज़ार का निर्माण हो गया। और यही बाज़ार आगे चलकर इस नदी किनारे बहुत सी आपको स्थल मिलेंगे, बहुत सी जगह मिलेंगी, और इसी स्थल को, इन्हीं जगहों को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया एक कहानी के माध्यम से, और आप लोग समझे होंगे कि किस प्रकार से मनुष्य एक कैसा था, आदि मानव था, और आदि मानव से किस प्रकार से सब मानव बना, और किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता ने जन्म लिया। और ये सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, और इस सिंधु घाटी सभ्यता को आज नहीं, हम अगली क्लास में इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने मुख्य चीज़ों को समझा, और इसमें हमने देखा कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से जीवन जिया करता था। इसके बाद हमने बताया कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से जीवन जिया, और इसके बाद नव पाषाण काल आया तो मनुष्य ने किन चीज़ों की प्राप्ति कर ली, और मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल आया तो कृषि की शुरुआत हो गई, और कृषि के बाद किस प्रकार से एक बाज़ार बना, और बाज़ार के बाद किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता, जो विश्व की सबसे प्रथम और नगरीय और शहरी सभ्यता कहते हैं, और विश्व की सबसे नगरीय और प्रथम सभ्यता जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसे हम अगली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। बाकी की जो वीडियो हमने आपको बनाई है, जिसके बारे में हमने आपको बताया है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दो, और चैनल अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, कछू नहीं जा रहा हो, है ना। जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।